मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए स्टडी हेतु प्रेजेंट हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ संगठनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन के प्रकार। हमारा सब्जेक्ट MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी गूगल मीट में भी बताया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये 3 सब सब्जेक्ट का मिला जुला रूप है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी है और मैनेजमेंट भी है। मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत मैनेजमेंट से की है और मैनेजमेंट में अब तक मैंने आपको प्रशासन के बारे में बताया है, प्रबंध के बारे में बताया है और संगठन के बारे में बताया है। तीनों का यूज़ एक उद्योग में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तीनों का अपना महत्व है। तीनों मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि मैन पावर इन्वॉल्व है, जिसमें हमारी मशीन्स इन्वॉल्व हैं और हमारा मटेरियल। इन सब को जब कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। और आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 प्रमुख सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। किसी भी उद्योग के उचित संसाधन के लिए निम्न 4 प्रकार के संगठनों में से किसी एक को प्रयुक्त किया जाता है। लाइन या स्केलर संगठन, जिसको बोलते हैं लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं क्रियाशील संगठन। और लाइन एवं स्टाफ संगठन, लाइफ एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और 4 टाइप का तीनों का कंबाइंड फॉर्म है लाइन, स्टाफ और क्रियाशील संगठन। सबसे पहले हम लाइन संगठन के बारे में समझते हैं कि लाइन संगठन क्या होता है। इस संगठन को विभागीय संगठन या डिपार्टमेंट संगठन भी कहा जाता है। इसे मिलिट्री संगठन की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो टॉप से बॉटम तक 1 बाय 1 फॉलो किए जाते हैं। और 1 बाय 1 फॉलो करने के कारण ही इसे मिलिट्री संगठन भी कहते हैं और मिलिट्री संगठन की संज्ञा भी इसे दी जाती है। और मिलिट्री संगठन जो है वो इस प्रकार के संगठन में प्रबंधक के आदेश मिलिट्री के आदेशों के समान बगैर किसी व्यवधान के माने जाने चाहिए। इस संगठन में प्राधिकार ऊपर से नीचे चलता है, इस कारण इसे लाइन या स्केलर संगठन कहा जाता है। हाँ, एक व्यक्ति ने ऑर्डर दिया टॉप मैनेजमेंट ने और बॉटम तक बगैर किसी व्यवधान के सेम ऑर्डर नीचे तक फॉलो हो, ऐसे आदेश जनरली मिलिट्री में फॉलो किए जाते हैं। अगर एक कर्नल ने कोई आदेश जारी किया है तो नीचे हवलदार तक वो सेम आदेश सेम शब्दों के साथ फॉलो किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो इस टाइप के संगठन को बोलते हैं लाइन संगठन। ऐसा सिस्टम जिसमें कि आदेश सेम का सेम फॉलो होता है। और लाइन संगठन जो है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इसका एक फ़ायदा तो ये है कि इसको एक दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता है। अनुशासन इसका कठोर होता है। इसमें निर्णय तुरंत होते हैं। जल्दी बात टॉप से बॉटम तक पहुंच जाती है तो जल्दी कोई डिसीजन लेने के लिए तत्पर रहते हैं, जल्दी डिसीजन ले लिया जाता है। तो इसका एक ये प्रमुख बेनिफिट है। व्यक्तिगत दायित्व निश्चित रहने से दोष आसानी व शीघ्रता से ज्ञात हो जाता है। ऊपर से नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति मशीन की तरह व्यस्त रहता है। उत्पादन लागत इसकी कम होती है, समझने में सरल है। इसके अगर नुकसान देखें लाइन के तो विशेष योग्यता की कमी रहती है। विभागीय मुखिया के ऊपर कार्यभार अधिक होने के कारण वे विस्तार व आयोजना के बारे में
नहीं सोच पाते। कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण होने से उन पर कार्यभार बढ़ जाता है। दुर्घटना तथा सामग्री व श्रमिक के अपव्यय के अवसर अधिक होते हैं। प्रबंध के आदेश श्रमिक तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसा कुछ इसके नुकसान हैं। इसका जो उपयोग होता है वो लघु, स्मॉल और मीडियम टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है, उनके लिए उचित रहता है। यानी इस टाइप के जो आदेश है छोटे संगठन के लिए उचित रहते हैं, जो कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ होती हैं। शुगर मिल, पेपर मिल, ऑयल रिफाइनरीज, इस टाइप के उद्योगों के लिए भी ठीक रहता है। और ये वहाँ उत्तम है जहाँ पर कि श्रमिक समस्याएं अधिक ना हो। जनरली बड़ा उद्योग होता है तो वहाँ पर लेबर प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व रहती हैं, और लेबर प्रॉब्लम इन्वॉल्व रहती हैं तो हमारा जो मैसेज है वो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जाना है तो वो ठीक नहीं होता है। आज के टाइम में तो हमें मैसेज के बहुत सारे कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, जो कि सेम फॉर्म में मैसेज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में दिया जा सकता है। लेकिन आज हम संगठन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो संगठन में किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं और संगठन में किस तरह एक आदेश की पालना स्टेज टू स्टेज फॉलो होती है, उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं इसमें। अगला जो संगठन है उसको बोलते हैं आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियाशील संगठन। लाइन संगठन में ऐसे फोरमैन की आवश्यकता होती है जो सभी कार्यों में निपुण हो। इस प्रकार का फोरमैन मिल पाना असंभव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी कमी की हद तक दूर हो जाती है। तो इसमें फोरमैन का कार्य विभिन्न योग्यता व क्रियाशील व्यक्तियों में बढ़ जाता है। इस संगठन का लाभ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग क्षेत्र की योग्यता रखता है, वह श्रमिकों का पूरा नियंत्रण रखता है। जनरली लाइन संगठन में क्या एक ही व्यक्ति है और एक ही चैन है। जब हमारी विभाग अलग अलग हो, हमारी चैन डिफरेंट टाइप की हो, तो हमें एक व्यक्ति से आदेश का संवहन होना मुश्किल होता है। तो जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं। जैसा कि नाम से पता है, फंक्शन के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग टाइप के आदेश वहाँ पर फॉलो किए जाएं, जिससे कि अलग अलग टाइप के वर्क टाइम से कंप्लीट हो सकें। इस संगठन की जो गुण होते हैं वो ये होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। विशेषज्ञों द्वारा कर्मचारियों को निर्देश देने के कारण इस प्रकार के संगठन का ज्ञान बढ़ता है। यह मानकीकरण और विशेषज्ञता के पैमाने पर मास प्रोडक्शन में सहायक होता है। जहाँ पर मास प्रोडक्शन है ऐसी इंडस्ट्री, वहाँ पर ये अच्छा रहता है। इसके जो दोष हैं वो है नियंत्रण में जटिलता होती है। एक श्रमिक सभी के नियंत्रण में रहता है, इस कारण अनुशासन की समस्या बढ़ जाती है। अधिक वेतन पर विशेषज्ञ रखने से कार्य की लागत बढ़ जाती है। कारीगरों की पूरी योग्यता और दक्षता का उपयोग नहीं हो पाता है। दायित्व को टालना संभव है इसमें। इसका उपयोग एक शुद्ध क्रियाशील संगठन तंत्र की मुश्किल से मिल पाता है। जहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर दायित्व बांटे जाते हैं, वहाँ पर रेखीय संबंध भी होता है। इस प्रकार के उद्योगों में भविष्य के विस्तार की संभावना होती है, उचित रहता है। तीसरे टाइप का संगठन है वो दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, लाइन और स्टाफ। लाइन और स्टाफ ये बड़े उद्योगों के लिए संभव नहीं है। प्रबंध के हर भाग की ओर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जा सके। वह उत्पादन व विक्रय के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि उन्हें सही ढंग से आयोजना के कार्य को करने का समय नहीं मिल पाता है। इस कारण से कुछ स्टाफ को शोध अनुसंधान के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार के स्टाफ लाइन के अधिकारियों की सहायता करता हुआ विशेषज्ञ लाता है। लाइन अनुशासन व स्थिरता प्रदान करती है, जबकि विशेषज्ञ निर्देश और सूचनाएं देते हुए दक्षता में सुधार करने के योगदान करते हैं। तो लाइन और स्टाफ, एक अलग स्टाफ जो कि अनुसंधान में इन्वॉल्व रहता है। तो लाइन के लिए सेम ऑर्डर और स्टाफ के लिए अलग टाइप के ऑर्डर अगर किसी संगठन में फॉलो किए जाएं तो अलग अलग टाइप के हमें आदेश की ज़रूरत होगी। और ऐसे संगठन में जो आदेश दिए जाएंगे उसको कहेंगे लाइन एंड स्टाफ संगठन। ये सुनियोजित होता है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध रहता है इसमें वेस्टेज कम होता है। इसमें महाप्रबंधक के पास, जनरल मैनेजर के पास आयोजना और विस्तार जैसे कार्यों के लिए समय उपलब्ध रहता है। अनुशासन की समस्या लाइन संबंध के कारण सुलझ जाती है इसमें। और इसके जो दोष हैं
वो इस प्रकार हो सकते हैं। क्रियाशील संगठन की भांति इसमें विशेषज्ञ ज्ञान और मार्गदर्शन नहीं होता है। उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से अनुशासन अच्छा नहीं रह पाता है। उच्च वेतन पर स्टाफ रखने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। किसी भी विभाग में होने वाली स्लैकनेस को प्रभावित करती है। इसका उपयोग आजकल बड़े व मध्यम आकार के उद्योगों में अधिक पसंद किया जा सकता है। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योगों में, इस प्रकार के उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग में हम देखते हैं कि R&D का एक डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट या हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए एक R&D रखें, जिससे कि नया जो प्रोडक्ट है या नया जो मॉडल है उसको लॉन्च करने के लिए प्रयासरत रहें। और एक हमारा लाइन्स डिपार्टमेंट होता है जो कि सेम ऑर्डर को फॉलो करता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए लाइन और स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी उपयुक्त माना गया है। तो ऑटोमोबाइल के लिए हम लाइन और स्टाफ संगठन को यूज़ करते हैं। लास्ट टाइप का संगठन है वो है लाइन, स्टाफ और क्रियाशील संगठन, जिसे बोलते हैं लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वैज्ञानिक विधियों, बाजार स्पर्धा तथा अन्य व्यवहारिक जटिलताओं को देखते हुए एक अच्छे तंत्र लाइन, स्टाफ, क्रियाशील प्रकार के मिले जुले रूप के संगठन की आवश्यकता होती है। इस तंत्र में अनुशासन तथा उत्पादन में नियंत्रण के लिए श्रमिक फोरमैन के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक का होता है तथा वह इस कार्य के लिए क्रियाशील संगठन की तरह श्रमिक को सीधा आदेश दे सकता है। स्टाफ के अंतर्गत अनुसंधान विभाग कच्ची सामग्री, तैयार सामग्री, अर्ध तैयार सामग्री के विश्लेषण कार्य को रखा जा सकता है। इस प्रकार से तीनों संगठन मिल जाते हैं तथा ये संगठन अधिक जटिल हो जाता है। चूँकि इसमें लाइन, स्टाफ और फंक्शनल तीनों टाइप का मिश्रण है, तो ये थोड़ा जटिल टाइप का संगठन होता है और इसका क्रियान्वयन काफ़ी बड़े उद्योगों के लिए सूटेबल हो सकता है। और इसके जो गुण हैं वो ये प्लांट होता है, इसमें विशेषज्ञता भी उपलब्ध रहती है। जनरली हमने लाइन और स्टाफ में देखा है, फंक्शनल में विशेषज्ञता इन्वॉल्व नहीं रहती है, तो यहाँ पर विशेषज्ञता इन्वॉल्व रहती है। श्रमिकों के सीधे फोरमैन के नियंत्रण में रहने से अनुशासन तथा उत्पादन पर नियंत्रण बना रहता है। गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक का होने के कारण वह सीधा श्रमिक को आदेश दे सकता है, जिससे गुणवत्ता अच्छी रहती है, अपव्यय कम होता है। इसके जो दोष हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं। विशेषज्ञ स्टाफ रखने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है क्योंकि इसमें विशेषज्ञ स्टाफ रखा जाता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें प्रोडक्ट में जुड़ जाएगी और विशेषज्ञ की लागत प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इसमें तीनों संगठनों के मिल जाने से संगठन अधिक जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा ये। इस प्रकार का संगठन उन सभी राजकीय तथा निजी उद्योगों में प्रयुक्त होता है जहां पर अधिक जटिल प्रक्रम तथा संक्रियाएं होती है, जैसे रासायनिक उद्योग, राज्य विद्युत मंडल, इस्पात संयंत्र, स्टील इंडस्ट्रीज़ और अन्य बड़े उद्योग। तो जो बड़े उद्योग का एग्जांपल दिया हुआ है, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काफ़ी बड़े होते हैं, जहाँ पर कि प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक विद्युत मंडल में, तो वहाँ पर इस टाइप का संगठन का यूज़ किया जाता है। इस्पात संयंत्र, स्टील इंडस्ट्री में भी स्टील का ओर को निकालते हैं, ओर को क्लीनिंग करते हैं, फिर स्टील बनाने का प्रयोग होता है इसमें। तो इस टाइप से जो इसमें इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो उद्योग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हमने आज डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया है। इसमें आप लोगों को स्केल या लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेना है। फंक्शनल फंक्शन के हिसाब से होता है और स्टाफ, अगर विशेषज्ञ अगर जुड़ जाए तो उसको स्टाफ कहेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो लाइन संगठन था काफ़ी सिंपल संगठन था, छोटे उद्योगों के लिए काम में लेते हैं। लाइन और जो फंक्शनल है वो फंक्शन के हिसाब से यूज़ होता है। लाइन स्टाफ तीसरा टाइप का था। लाइन स्टाफ संगठन चौथे टाइप का संगठन था जो कि जनरली बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में लिया जाता है। तो इस तरह से आप इनका ब्रीफ एक आइडिया ले लें
इनका क्लासिफिकेशन समझ लें और इनके बारे में आप ब्रीफ में बता पाएँ तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया और इसी से हमारा लेक्चर आज मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।